हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर स्ट्रैटेजी फॉर फूड इन्हांसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट एग्जाम में इसके वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और हर साल ये वेटेज इतना ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विपुंकेसरीकरण, जिसे हम ईमैस्कुलेशन कहते हैं। ईमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? मेल पार्ट को रिमूव कर देना। तो ये किससे प्राप्त होगा? पहला ऑप्शन है पराग कोश को हटाकर, दूसरा है वर्तिकाग्र को हटाकर, तीसरा है पूरे जीव को हटाकर और चौथा ऑप्शन दिया है दल और बाह्य दल को हटाकर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि पुंकेसर को हटाकर मतलब पराग कोश को यहाँ पे हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम देखें तो कहीं पर भी पुंकेसर के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन परागकोश पुंकेसर का ही भाग है। तो आपने परागकोश को हटा दिया, इसका मतलब पुंकेसर भी हट गया है। तो इसे ही हम ईमैस्कुलेशन कहते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है फसल सुधार में अगुणित बहुत महत्व के होते हैं, मतलब हैप्लॉइड का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये प्रतिकूल स्थिति में अच्छी वृद्धि करते हैं। सेकंड है अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। तीसरा है द्विगुणित कोशिका की तुलना में केवल आधी मात्रा में रसायन फर्टिलाइजर चाहिए और चौथा है द्विगुणिता के पश्चात समयुग्मजी लाइन ये देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें प्योर लाइन चाहिए तो प्योर लाइन को मेंटेन करने में हैप्लॉइड प्लांट्स की काफी भूमिका रहती है। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोशिकीय पूर्ण सशक्तता, जिसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? केवल जिम्नोस्पर्म कोशिकाओं के द्वारा, सभी पादप कोशिकाओं के द्वारा और सभी सुकेंद्र कोशिकाओं के द्वारा और केवल जीवाणु कोशिकाओं के द्वारा। तो जब हम टोटिपोटेंसी की बात करते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2 शब्द हमारे बायो में आते हैं, टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि एंटायर ऑर्गेनिज्म या एंटायर पार्ट में ये कैपेसिटी है कि वो दोबारा उस पोर्शन को बना सकता है। और एक होता है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरो का मतलब है केवल कुछ, तो केवल कुछ पार्ट में ही ये पोटेंसी है कि वो उस पार्ट को दोबारा बना सकता है। अगर प्लूरिपोटेंसी की बात करें तो वो हमारे अंदर पाई जाती है, ह्यूमंस के अंदर। जैसे हमारे अंदर स्टेम सेल्स होती है, तो हमारे स्टेम सेल से हम कुछ टिश्यू पार्ट तक बना सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में टोटिपोटेंसी होती है और प्लांट्स में थोड़े से टिश्यू पार्ट को लेकर या प्लांट्स के किसी भी पार्ट को लेकर, चाहे आप लीफ का कोई भी पार्ट ले लीजिए, स्टेम का ले लीजिए, तो उससे पूरे प्लांट को हम बना सकते हैं। तो ये पोटेंसी सिर्फ पादपों में पाई जाती है, इसीलिए आंसर हमारा होगा सेकंड। संकर ओज का उपयोग कायिक जनन करने वाले पौधों के लिए अधिक उत्तम है, क्योंकि संकर ओज लंबे समय तक बना रहता है। इन पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है। कायिक जनन से गुणन तेजी से होता है और यह समयुग्मजता के कारण होता है। तो जब भी हम संकर ओज का उपयोग कायिक जनन के लिए करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या है? संकर ओज लंबे समय तक बना रहता है और इसीलिए ये एक उत्तम प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि समयुग्मजता उससे बनी रहती है, जबकि जब आपने संकर ओज की बात की है, हाइब्रिडाइजेशन की बात की है, तो यहाँ पे विषम युग्मजता आ जाती है। तो ये कहना गलत है। कायिक जनन से गुणन तेजी से होता है, तो कायिक जनन से गुणन तेजी से होता है, ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये इस तरह से अधिक उत्तम है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन
कायिक जनन करने वाले पौधों के लिए अधिक उत्तम है। क्यों उत्तम है संकरोज? तो ये इसका कारण नहीं है। इन पादपों में आसानी से उगाया जा सकता है, इन पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण है कि ये अधिक उत्तम है, ये इसका एक मेन रीजन नहीं है। अधिक उत्तम है क्योंकि संकरोज लंबे समय तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, सोमा क्लोनल वेरिएशन किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सजीव जो कायिक संकरण द्वारा बनते हैं। सेकंड ऑप्शन है पादप जो अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है एपोमिक्टिक पादप और पादप जो ऊतक संवर्धन से बनते हैं। तो देखिए, सोमा क्लोनल वेरिएशंस उन प्लांट्स में पाई जाती है जो कि टिश्यू कल्चर से बनते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 4। पोमेटो के बारे में आप जानते हैं पोमेटो क्या है? टमाटर प्लस और जो पोटैटो है मतलब आलू है उसके संकरण से पोमेटो बनता है। तो ये एक प्रकार का कायिक संकर है या एलोपोलीप्लॉइडी है या प्राकृतिक म्यूटेंट है। तो ये म्यूटेंट तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे म्यूटेशन की कोई थ्योरी नहीं लगेगी। हाँ, ये कायिक संकर है और इसे हम एलोपोलीप्लॉइड भी कह सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से किया जा सकता है संततियों की वृद्धि, तीव्र वृद्धि, कायिक संकरण और उपयोगी एलोपोलीप्लॉइड का उत्पादन। तो जब भी हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करते हैं, जैसे अभी हमने पोमेटो की बात की है, तो पोमेटो में कायिक संकरण भी होता है और एलोपोलीप्लॉइडी भी देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा 4th। वायरस मुक्त पौधे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि वायरस फ्री प्लांट्स अगर हमें बनाने हैं तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम बना सकते हैं? ग्राफ्टिंग के द्वारा बना सकते हैं या केलर संवर्धन के द्वारा या प्ररोह शीर्ष संवर्धन के द्वारा या निलंबन के द्वारा। तो जब भी वायरस फ्री प्लांट्स की बात होती है तो वायरस फ्री प्लांट्स हम प्ररोह शीर्ष वाले पार्ट से बना सकते हैं। यदि प्ररोह शीर्ष वाले भाग में ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के उपयोग में ली जाती है, जो पौधे के प्ररोह वाले भाग हैं यदि उन्हें लिया जाता है तो वायरस फ्री प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं। इसमें आ जाएगा आंसर 3rd। केलस में प्ररोह के विभेदन के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है? केलस के डिफरेंशिएशन के लिए 2,4-D, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन और D4 और जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर अगर केलस क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। कैलस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इसको हम कैलस कहते हैं। और कैलस में अगर डिफरेंशिएशन करवाना है तो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन का उपयोग हम लेते हैं जिसका नाम है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। कुछ अंतरजातीय क्रॉस में जहां विकासशील संकर बीज का भ्रूणपोष आरंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है, तो ये किस प्रकार का संवर्धन है? भ्रूणपोष आरंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाता है, तो यह क्या विभजोतकी संवर्धन है? ये इससे कोई रिलेशन नहीं है विभजोतकी से। फिर सेकंड है प्ररोह शीर्ष संवर्धन, तो प्ररोह वाले भाग से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। और तीसरा है भ्रूण संवर्धन, तो भ्रूण के संवर्धन से ये रिलेट करता है। लेकिन चौथा है परागकोश संवर्धन, इसमें लिखा है कि अंतरजातीय क्रॉस में जहां विकासशील संकर बीजों का भ्रूणपोष आरंभ में ही नष्ट हो जाता है, तो ये एक प्रकार का भ्रूणीय प्रकार का संवर्धन है, क्योंकि उस दौरान भ्रूणपोष होता है, तो ये इस प्रकार का भ्रूणपोषी प्रकार का भ्रूण संवर्धन है। किस भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार क्या होगा? परिवर्तन, हरित क्रांति या आनुवांशिक परिवर्तनशीलता या आनुवांशिक समानता। तो किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार ये होता है आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, मतलब जेनेटिक वेरिएशंस आने चाहिए। और वो जेनेटिक वेरिएशंस हम कैसे ला सकते हैं? ये जेनेटिक वेरिएशन वांछित लक्षणों युक्त होने चाहिए,
ये हमारा लक्ष्य होता है हमारे फसल उत्पादन में ऐसे आनुवांशिक विभिन्नताएं लाना जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, जो कि हमारे उत्पादन में वृद्धि करे। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे थर्ड। उत्परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि उत्परिवर्तन अधिकतर हानिकारक होते हैं। हरित क्रांति इसका भाग है लेकिन ये हमारा मूलाधार नहीं है। हरित क्रांति सिर्फ गेहूं को लेकर हुई थी। नेक्स्ट है आनुवांशिक समानता। तो समानता से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं क्योंकि समानता में आप देखिए कि वही लक्षण बार बार रिपीट होंगे। अगर जो अवांछित लक्षण है वो भी दोबारा आएंगे तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें आनुवांशिक विभिन्नता चाहिए। कौन से दक्षिण भारत में पैदा होने वाले उष्ण कटिबंधीय गन्ने का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक थी, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से पनप नहीं पाया। तो यह है सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम ये प्लांट है जो कि उत्तरी भारत में ठीक से पनप नहीं पाया। देखिए दो रीजन में ये गन्ना होता है। एक है दक्षिण भारत का जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का गन्ना है, ये मोटा होता है और इसमें शर्करा का अंश कहीं अधिक होता है। लेकिन हमारे नॉर्थ में जो गन्ना होता है इसका तना पतला होता है, शर्करा की मात्रा भी कम होती है, लेकिन ये देसी गन्ना होता है। ठीक, तो जो इसमें पूछा गया है कि उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया ये वाला गन्ना, तो ये है सैकेरम ऑफिसिनेरम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पूसा कोमल जो कि लोबिया की किस्म है जो संकरण तथा चयन द्वारा विकसित की गई है। यह मुख्यतः किसके लिए प्रतिरोधी है? तो पूसा कोमल जो कि लोबिया की किस्म है और जो संकरण तथा चयन के द्वारा विकसित की गई है, यह मुख्यतः प्रतिरोधी है चूर्णिल आसिता की, पीत मोजक की और जीवाणुवीय अंगमारी की और श्वेत किट्ट की। तो पूसा कोमल प्रतिरोधी किस्म है, जीवाणुवीय अंगमारी की, इसमें आंसर आएगा आपके थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है नीचे दिए गए तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला है एटलस 66 गेहूं की वह किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन का अंश होता है। तो ये गेहूं की एक किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन का अंश होता है और ये सही है। फिर सेकंड लिखा है पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में एक सिंगल सेल प्रोटीन है। वैसे तो प्रोटीन के लिए हम कई स्रोत पर निर्भर हैं, लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन एक सस्ता उपाय है और यहाँ पर हमें कम ऊर्जा खर्च करके अधिक प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। सी यहाँ पे दिया गया है कि सूक्ष्म परिवर्धन द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक रूप से मूल पादप से भिन्न होते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन से उत्पन्न पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप से भिन्न होते हैं, बल्कि ये समान होते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन से जो पादप बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। और डी है अर्ध वामन धान किस्मों में IR8 और थाइचुम नेटिव फर्स्ट से उत्पन्न किया गया है। सही कथन यहाँ पे खोजने हैं। तो अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। आंसर पहला देखेंगे ABC, सेकंड है CDA, थर्ड है BCD और चौथा है ABD। आंसर हमारा आ जाएगा ABD। 16 क्वेश्चन है किस फसल में पीत मोजक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित थी? मूंग के अंदर, लोबिया के अंदर, गेहूं के अंदर और सरसों के अंदर। तो पीत मोजक वायरस जिसे हम येलो मोजक वायरस कहते हैं, यह प्रतिरोधक क्षमता उत्परिवर्तन के द्वारा प्रेरित की गई थी मूंग के अंदर। ठीक है, यह आपके दिया हुआ है NCERT में, मूंग के अंदर ये प्रतिरोधकता उत्पन्न की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी पत्तियों वाली तथा बैक्टर विहीन कपास की किस्में किस नाश कीटी और अपनी ओर आकर्षित होने से रोकती हैं? पहला है एफिड, सेकंड है जैसिड और बालवर्म और तना भेदक।
तो ये आपने देखा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके बायोटेक से भी रिलेटेड है। और चिकनी पत्तियों वाली तथा बैक्टर विहीन कपास की किस्म यह बाल वर्म से जो है आकर्षित होती है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। पादप प्रजनन कार्यक्रम के मुख्य पद नीचे दिए गए हैं और इनको हमें जमाना है। पहला दिया गया है चयनित जनकों के बीच में संकरण। दूसरा आपको दिया गया है नए कषणों का परीक्षण, निर्मुक्त और व्यापारीकरण। तीसरा है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। डी है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन या तथा परीक्षण। और ई है जनकों का मूल्यांकन और चयन। तो इस प्रकार से पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहला स्टेप होता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। पहले हम वैरायटीज को कलेक्ट करेंगे, तो पहला स्टेप होगा वैरायटीज को कलेक्ट करना। फिर जब हमने वैरायटीज को कलेक्ट किया है तो पेरेंट वैरायटीज को इवैल्यूएट करना, उनका मूल्यांकन करना, फिर उनका चयन करना। फिर इसके बाद आता है कि जो भी आपने जनक चयन किए हैं, जो भी पेरेंट स्पीशीज आपने चूज की है, उसके बीच में संकरण करवाना। तो ये आपका नेक्स्ट है। और फिर उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में आपके आ जाएगा नए कषणों का परीक्षण और निर्मुक्त और व्यापारीकरण। इस तरह से जो मैचिंग हो रहा है वो इसके साथ मैचिंग हो रहा है। पहले सी आएगा, फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर आपके आ जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बोरलॉग ने किसकी अर्धवामन किस्म का विकास किया था? गेहूं, गन्ना, सरसों और मिर्च। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलॉग ने अर्धवामन किस्म गेहूं की विकसित की थी। नेक्स्ट, IARI जिसे हम कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। तो देखिए हार्मोन्स तो नहीं आएंगे, ये आप भी समझते हैं। इसमें आ जाएगा विटामिन्स और खनिज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पादप प्रजनन का कौन सा पद काफी कठिन और अधिक समय लेने वाला होता है? श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। दूसरा है चयनित जनकों के बीच में संकरण की प्रक्रिया। और तीसरा ऑप्शन दिया है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। और चौथा ऑप्शन दिया गया है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है? पहला है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन और परीक्षण। तो चयनित जनकों के बीच में जो संकरण की प्रक्रिया होती है, संकरण की प्रक्रिया ये देखभाल में होती है और ये काफी लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें पूरा जनन का समय लगता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि जनकों के बीच का संकरण। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सारणी पर विचार कीजिए और यहाँ पर मैच करना है। ए में दिया है गेहूं ब्रेसिका, है ना। और बी में आपको दिया है पूसा शुभ्रा। ठीक है, फसल है गेहूं और गेहूं की फसल गेहूं है और उसका है यहाँ पे पूसा गौरव और पीड़क है एफिड। तो ए में क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ए में आ जाएगा ब्रेसिका फसल है और ब्रेसिका में आ जाएगा पूसा गौरव और इसका पीड़क है एफिड। फ्लैट बीन की किस्म है पूसा सेम। और फिर उसके बाद में ओकरा पूसा स्वामी और इसके लिए पीड़क है तना भेदक। ये हमें लर्न करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी याद है, सिर्फ ये हमें देखना होता है। देख के फिर आप एक बार लिख लो अपने नोटबुक में ताकि आपको ये याद रह जाए। कई सारी किस्में हैं, कई सारे पीड़क हैं, तो जो जो आपके क्वेश्चंस में स्पेसिफाइड करके लिखे हुए कम से कम उनको तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से एक या दो स्थान रिक्त है। किसी कोशिका में कंतोत्की से पूर्व पादप में जनित्र होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो 23 में आ जाएगा यहाँ पे ए क्या आ जाएगा? चयन। बी में है प्रजनन में प्रतिरोधक जीनों का स्थानांतरण लक्ष्य तथा
स्रोत पादप के मध्य करने के पश्चात थर्ड द्वारा दिया गया है। धान की IR8 किस्म फोर्थ में पैदा की गई थी। तो इसमें क्या आएगा, देखिए धान की IR किस्म फिलीपाइंस में हुई थी, तो ये तो हमारा आ गया फिलीपाइंस वाला, फोर्थ में आ जाता है फिलीपाइंस। तो इस तरह से क्योंकि फोर्थ में फिलीपाइंस आ रहा है और यहाँ पे थर्ड में हम देख रहे हैं कि यहाँ चयन आ जाएगा और फर्स्ट में आ जाएगा पूर्ण सशक्तता, तो थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट, IARI नई दिल्ली द्वारा, ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हुआ है। मोचन की किस्म सब्जियों की फसल में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सरसों में, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समष्टि की लगभग कितनी प्रतिशत जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है 82, सेकंड है 62, थर्ड है 17 और फोर्थ है 92। तो कितनी प्रतिशत जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है? 62%। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है या न्यूयॉर्क में है, मनीला में है, टोक्यो में? तो ये मनीला में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की बोनी किस्म सर्वप्रथम किस विकसित की गई थी? MS स्वामीनाथन, बॉविलोव और बोरलोग और BD सिंह। तो नॉर्मन बोरलोग के द्वारा सबसे पहले गेहूं की बोनी किस्म विकसित की गई थी, आंसर आ जाएगा थर्ड। ऊतक संवर्धन किसके लिए लाभदायक है? सूक्ष्म प्रवर्धन, रोग मुक्त पौधों का उत्पादन और एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में माइक्रो प्रोपगेशंस भी होता है और सूक्ष्म प्रवर्धन भी होता है, और रोग मुक्त पौधे जैसे कि प्ररोह शेष वाले विभजोतक का उपयोग करके रोग मुक्त पौधे भी हम बनाते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, और एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड के द्वारा भी। तो आंसर आ जाएगा आपके फोर्थ। तो ये आपके 28 क्वेश्चंस थे जो कि स्ट्रैटेजी फॉर फूड इन्हांसमेंट को लेकर थे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में, ये जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं इनको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि बॉटनी पार्ट में कवर होते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।